लोकसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी ताश के पत्तों के सी तरह बिखरती नजर आई। पार्टी के अपने ही नेता अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे। और तो और जो कांग्रेस कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी की सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रही थी, अब वो आम आदमी पार्टी के विधायकों के खुले आमंत्रण पर, खुली अपील पर भी समर्थन देने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि अब क्या होगा आपका। और जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। अरविंद, पहला सवाल यही कि क्या होगा आपका। अब हम अपने लिए तो कर नहीं रहे। पहली चीज़, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, मैं थोड़ी सी उस पर टिप्पणी कर दूं कि आम आदमी पार्टी की हार के बाद मुझे लगता है अपने इतिहास गवाह है। बीजेपी जब पहली बार आई थी तो 2 सीट मिली थी उनको। आम आदमी पार्टी को 1 साल पुरानी पार्टी है, 4 सीट मिली हैं। दिल्ली के अंदर वोट परसेंटेज 29% से 34% हुआ है, 5% वोट परसेंटेज बढ़ा है। और ऐसे टाइम में जबकि बाकी सारी पार्टियां लगभग ऐसी हवा चल रही थी इस देश के अंदर, जो भी हवा थी, जब बीएसपी ख़त्म हो गई, समाजवादी पार्टी ख़त्म हो गई, जेडीयू ख़त्म हो गया, ऐसे में 4 सीट आना और दिल्ली की सारी सीटों के ऊपर हम नंबर 2 पोजीशन पे थे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम एक निष्पक्ष एनालिसिस करें तो मैं इसको हार नहीं मानता। दूसरी चीज़ ये कि आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर राजनीति बदलने के लिए आई है और उस मायनों में हमने काफ़ी कुछ वो किया है। जैसे एक उदाहरण दो, हम कहते थे कि क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। आज मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि जितने क्रिमिनल्स हैं उनके केसेस जल्दी जल्दी निपटने चाहिए। तो जो मुद्दे हम लोग उठाते थे वो मुद्दे अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने लगे हैं। तो फिर आपका रेलेवेंस क्या रह जाएगा अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो लोकसभा से तमाम भ्रष्टाचारी लोगों को या जो क्रिमिनल लोग हैं उनको हटा रहे हैं? बात हो रही है, अभी तो करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार दूर करना है, महंगाई कम करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो अगर सारी अच्छी हो जाती है, सारी राजनीति अच्छी हो जाती है, राजनीति साफ़ हो जाती है तो अच्छी चीज़ है, फिर हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरविंद, ये हार के बाद की जो स्थिति है उस पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि योगेंद्र यादव आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, शाज़िया इल्मी जाना माना चेहरा आपकी पार्टी का, दोनों ने ही हार के तुरंत बाद की परिस्थितियों में आप देखिए कि योगेंद्र यादव चिट्ठी एक इस तरीके से लिखते हैं कि आप पार्टी सुप्रीमो हैं, आप किसी की बात नहीं सुनते, अपने आप फैसला लेते हैं। शाज़िया इल्मी आप पर आरोप लगा करके पार्टी छोड़कर चली जाती हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो ये क्या चल रहा है? क्या पार्टी के भीतर अचानक हार की वजह से बौखला गए तमाम नेता? क्या उथल पुथल हो रही है पार्टी के अंदर? देखिए, ये भी दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये कि पार्टी के अंदर प्रश्न हमेशा उठते रहे हैं, सीनियर लोग भी उठाते हैं, जूनियर कार्यकर्ता भी उठाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही ख़त्म मैं आया वहाँ से, तिहाड़ से लौट के आया, अगले दिन मैंने दिल्ली के सारे वॉलंटियर्स की मीटिंग ली। वॉलंटियर्स के अंदर कई सारे क्वेश्चंस थे, उन सारे क्वेश्चंस के मैंने जवाब दिए। उन्होंने ईमेल लिखा मुझे। जब उन्होंने ईमेल लिखा, बेचारों ने सोचा नहीं होगा कि वो ईमेल कोई हैक करके और सारा चला जाएगा। तो उन्होंने तो उस अपने कॉन्फिडेंस में लिखा कि वो मुझे लिख रहे थे। जब आप अपने दोस्त को चिट्ठी लिखते हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी लिख देते हो। अगर आपको पता हो कि वो चिट्ठी पब्लिक में जाने वाली है तो आप थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाते हो। उन्होंने जो प्रश्न उठाए वो सारे प्रश्न नेशनल एग्जीक्यूटिव के अंदर डिस्कस हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद उन्होंने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, किसी ने बोला भी आपने कहा पार्टी सुप्रीमो, तो उन्होंने कहा अगर मैं कांग्रेस में होता और अगर ऐसी ईमेल में राहुल गांधी जी को लिख देता, आज मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठा होता। लोग कह रहे हैं कि आप बैकफुट पर हैं, इसलिए आपने बड़प्पन दिखाते हुए नेशनल एग्जीक्यूटिव में शाज़िया इल्मी को भी वापस लाने की बात की, योगेंद्र यादव को भी आपने बड़ा भाई बता दिया। हम अच्छा करें तो बैकफुट में, और नहीं तो आप हमारे, ये तो गलत बात है। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे आप लोग? अभी ऐसा कोई निर्णय लिया नहीं गया, अभी निर्णय हुआ नहीं है पार्टी तक। क्योंकि चिट्ठी में भी जो जिक्र था, मनीष ने जो चिट्ठी लिखी उसमें भी ये जिक्र था कि आप दिल्ली तक सीमित रहना चाहते थे, दिल्ली की राजनीति करना चाहते थे, पार्टी के नेताओं के सुझाव पर लोकसभा चुनाव में उतरे। अब आप उसमें था, लोकसभा चुनाव के दौरान मेरा निजी मैंने पार्टी में बोला था, और 1-2 बार आपने देखा होगा मैंने इंटरव्यू में भी बोल दिया था कि भाई लोकसभा के चुनाव हमें नहीं लड़ने चाहिए। आपको याद होगा जनवरी के महीने में फिर 2-3 दिन बाद मैंने कहा भाई सारे पार्टी वाले मेरे खिलाफ हो गए जैसे मैंने ऐसा बोला। तो मेरा अपना ये मानना था कि हमें या तो दिल्ली के लोकसभा सीट्स लड़नी चाहिए थी, या मैक्सिमम दिल्ली के आसपास के 2-3 स्टेट्स की लड़नी चाहिए थी। अभी
हम इस पोजीशन में नहीं थे कि पूरे देश के अंदर इसको विस्तार करते, लेकिन पार्टी का निर्णय था। और मैं उस पार्टी के ये भी दिखाता है कि मैं हर चीज़ में मेरी नहीं चलती है, हर चीज़ में पार्टी की चलती है। अरविंद, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं उस पर, चाहे वो सरकार गिराने को लेकर हो, अपनी सरकार गिराने को, चाहे वो लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में हो, चाहे वो आप जेल चले गए और बाद में आपने उस डिसीजन को भी वापस ले लिया। ये क्या है? क्या जल्दबाजी में फैसले लेते हैं? राजनीतिक इमेच्योरिटी है? नहीं, राजनीति हमें कम आती है ये तो हम मानते हैं जी। हम भी आप ही की तरह हैं, आम आदमी हैं इस देश के। राजनीति हमें कम आती है, सीख रहे हैं और धीरे धीरे राजनीति भी सीख जाएंगे। क्या उसको लेकर अब पछतावा होता है कि दिल्ली में सरकार नहीं गिरानी चाहिए? दो चीज़ें हैं। कंसल्ट हुआ था कि अगर लोकपाल बिल ये लोग प्रेजेंट नहीं करने देते हैं या पास नहीं करने देते हैं तो हमें इस्तीफ़ा देना चाहिए। हमारी असेसमेंट ये थी, वो निर्णय गलत हो सकता है, उस पर चर्चा कर सकते हैं, और निर्णय रेट्रोस्पेक्ट में गलत या सही कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन पार्टी में भी डिस्कस हुआ था, एमएलएज़ के साथ भी डिस्कस हुआ था, कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ था, 3 जगह डिस्कशन किया था, और कई मैंने सीनियर पार्टी के लोगों से इंडिविजुअली भी डिस्कस किया था, अपने घर बुला के, सीएम ऑफिस में बुला के। लेकिन हमने ये सोचा था जब सब लोग निर्णय ले रहे थे कि अगर लोकपाल बिल पास नहीं करवा पाए और कुर्सी पे बने रहे तो जनता कहेगी देखो केजरीवाल सत्ता का लालची हो गया। तो हमने ये सोचा है कि जनता बहुत नाराज़ होगी अगर हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो। हमें क्या पता था कि जनता नाराज़ होगी अगर इस्तीफ़ा दे दिया तो, मतलब सपने में भी नहीं सोचा था। आप पछता रहे हैं आप इस्तीफ़ा देकर? अब ये लग रहा कि पॉलिटिकल ब्लंडर था, क्योंकि वो जनमानस का क्या सोच है, मुझे लगता है इस्तीफ़ा देने के पहले एक बार जनता से भी पूछ लेना चाहिए था, जैसे हमने सरकार बनाने के पहले पूछा था। जनता बता देती कि वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहती तो हमें पता चल जाता जनता क्या चाहती है। और उसके भी 2 कारण हैं जो मैं घूम रहा हूँ अब जनता में कि भाई एक भी आदमी मुझे नहीं मिला जो ये कहे कि 49 दिन में हमने काम नहीं किया। सारे कहते हैं जी 49 दिन में बहुत काम किया। आज तक हमने कोई सरकार नहीं देखी जिसने 49 दिन में इतना काम किया हो। बिजली के रेट आधे किए, 24 घंटे बिजली आती थी, पानी फ्री कर दिया, भ्रष्टाचार में भारी कमी आई, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ में 49 दिन में बताओ इतना काम कोई सरकार ने किया हो तो सारे मानते हैं। लेकिन मैंने फिर सोचा इस्तीफ़ा देने से जनता इतनी नाराज़ क्यों हो गई, ऐसा हमने क्या कर दिया। तो अब मैं जो जनता में घूम रहा हूँ 2 मोटे मोटे कारण नज़र आते हैं। एक तो ये कि जनता को जो फ़ायदा हुआ वो अचानक बंद हो गया। इट वाज़ लाइक अ मोमेंट्री, एक फ्लीटिंग जो होता है सपना सा दिखा 49 दिन का, और फिर वो ख़त्म हो गया। 31 मार्च तक सब्सिडी मिली, बिजली के बिल आधे आए, पानी का ख़त्म हो, 1 अप्रैल से फिर बढ़ गई। तो वो दूसरी चीज़ एक और वो हुआ, भ्रष्टाचार के अंदर जो भारी कमी आई थी। जैसे सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, कई व्यापारियों ने बताया जी सेल टैक्स वाले रेड मारने आए आपके इस्तीफ़ा देने के बाद और बोले अब बुलाओ अपने केजरीवाल को। टॉन्ट कर करके पैसे लिए गए, टॉन्ट कर करके पैसे लिए गए। कि आम आदमी पार्टी जितनी तेजी से उभरी उसके बाद 7 में से 1 भी सीट ना आना दिल्ली में लोकसभा में। सर पूरे देश के अंदर हवा क्या चल रही थी, पूरे देश के अंदर पॉलिटिकल माहौल क्या था, उस आंधी के अंदर खड़े होके और सेकंड नंबर पे और अपना वोट शेयर बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये बात मानता हूँ दिल्ली के अंदर लोग नाराज़ हैं, लेकिन ये पॉजिटिव नाराज़गी है। जो अपनों से नाराज़गी होती है वो वाली है, केवल न्यूज़ में बने रहना ही एक वो नहीं है। तो मैंने पहले परसों हमारे सारे एमएलएज़ मनीष के साथ हर्षवर्धन जी के पास गए थे, और कल मैंने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी भी लिखी थी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में करेंगे सब कुछ। जनता सर खुद ही कह रही है, अगर बिजली कंपनियों को कोई ठीक कर सकता है तो केजरीवाल ही ठीक कर सकता है। इन बिजली कंपनियों को पता चल गया 9 फरवरी या उसके आसपास के आप अखबार उठा लीजिए, अगले दिन हेडलाइन थी बिजली का संकट टला। बिजली का संकट 24 घंटे में टल गया। आपको सख्ती दिखानी पड़ेगी। आज दिल्ली में पावर मिनिस्टर बीजेपी के पीयूष गोयल खुद ही कह रहे हैं बिजली की कमी नहीं है। बिजली की कमी नहीं है तो किस चीज़ की कमी है? कमी है बिजली कंपनियां ब्लैकमेल कर रही हैं। तो बिजली कंपनियों से क्यों मिली हुई है बीजेपी? क्यों नहीं सख्ती करती जैसे हम लोगों ने सख्ती की थी? सवाल अरविंद ये है कि लोग इतने परेशान हैं। आप कहते हैं कि अगर आपकी सरकार होती आप सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकाल सकते थे। तो अब सवाल यही उठता है और लोग पूछते भी यही हैं कि क्यों, जिस तरीके से पार्टी की लड़ाई आपने निपटा दी, बड़प्पन दिखाया, योगेंद्र यादव मेरे बड़े भाई, आपने कहा शाजिया इल्मी को वापस लाने की बात की, क्यों आप आगे बढ़ के एक कदम ये नहीं कहते हैं कांग्रेस को कि दोबारा से वो आपके साथ आएँ, आपके साथ? पर मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले विधानसभा भंग क्यों नहीं करते? विधानसभा भंग करें। फरवरी के अंदर हमने इस्तीफ़ा दिया था,
तुरंत चुनाव करा देते, दिल्ली को एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मिल जाती। उस टाइम कांग्रेस वालों ने नहीं कराए चुनाव, अब बीजेपी वाले नहीं करा रहे चुनाव, और बीजेपी वाले हमारे एमएलए से संपर्क कर रहे हैं। 8 एमएलए से संपर्क कर चुके हैं पिछले 4-5 दिन में, और उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता बीजेपी के आम आदमी पार्टी के एमएलए किस मिट्टी के बने हैं, वो नहीं टूटने वाले। वो सारे आके मेरे को बता देते हैं कि जो वो लगा रहे हैं बीजेपी पर इस तरीके से संपर्क वो कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई टूट नहीं रहा, हमारा आम आदमी पार्टी का कोई टूट नहीं रहा। ये तो ठीक नहीं है। इस तरह से सरकार बनाना चाहते हैं बीजेपी वाले। भंग करें विधानसभा को, तुरंत चुनाव कराएं, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, लोगों की समस्याएं दूर होंगी। क्यों नहीं कर रहे बताओ बीजेपी वाले? कांग्रेस के समर्थन से मतलब सरकार नहीं बनाएंगे अब आप? कांग्रेस का समर्थन ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है जो अखबारों में आ रहा है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही। क्या करेंगे ये 4 एमपी आपके संसद में, क्या कर पाएंगे? क्योंकि पूर्ण बहुमत है बीजेपी के पास, विपक्ष में भी कहीं 4 सांसद की तो जगह बनती नजर नहीं आती। नहीं, ये 4 तो बहुत हैं। वो कहते हैं ना कि जनाजा उठाने के लिए 4 ही चाहिए होते हैं, तो भ्रष्टाचार का जनाजा, महंगाई का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग हमारे बहुत हैं। और चारों, वो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर है, तो हमारे ये 4-5 लाख के बराबर हैं। आप कह रहे हैं कि किसी कमेटी को दोष नहीं दे रहे हैं, तो इसका ये अपने आप को दोष दे रहे हैं। इसका ये मतलब माना जो भी जीत हुई वो हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से हुई, जो कमी रह गई वो हमारी वजह से रह गई। क्या दिल्ली में अब कोई पॉसिबिलिटी फिलहाल इस सिनेरियो में सरकार बनने की नहीं है? आपको लगता है चुनाव ही होंगे दोबारा? लगता तो ऐसा ही है, अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है। और मैं अपील करूंगा बीजेपी से कि ये सब हरकतें छोड़ के विधानसभा भंग करें, चुनाव कराएं, और चुनाव में जो जनता कहती है उसको एक्सेप्ट करें। चलिए, तो विधानसभा चुनाव कराएं, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है, क्योंकि वहीं से आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद नज़र आती है कि जो दिल्ली में खोया हुआ एक तरीके से प्रभाव आम आदमी पार्टी का, या लोकसभा चुनाव में सीट नहीं हासिल कर पाई आम आदमी पार्टी, वो नाम, वो शोहरत, और या एक तरीके से कहें कि पार्टी का फैलाव आम आदमी पार्टी दिल्ली से ही दोबारा हासिल कर सकती है।